चुनाव आयोग में एक दौर टीएन सेशन का था जब चुनाव में घपले घोटाले करने वाले नेता थर-थर कांपते थे। चुनाव आयोग का एक दौर ऐसा भी आया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी डंके की चोट पर देश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगाते हैं, उसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त रहे ज्ञानेश कुमार और एस संधू की फोटो दिखाते हैं। राजीव कुमार रिटायर हो गए, अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनके साथ संधू चुनाव आयुक्त हैं। तीसरे चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी, जिन्होंने फरवरी 2025 में ज्वाइन किया। जोशी लोकसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग में नहीं थे, इसीलिए विवादों से बचे रहे। राजीव कुमार के समय लोकसभा चुनाव हुए थे, इसीलिए उनके समय के चुनाव आयुक्तों की फोटो लगी। राहुल गांधी की लड़ाई केवल चुनाव आयोग से नहीं है। अगर राहुल ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की, तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। इसीलिए चुनाव आयुक्तों से थोड़ी साइड में पीएम और गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगाई। स्क्रीन पर मोटा मोटा लिखा, वोट चोरी और डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की। इसी चोरी के कारण कांग्रेस बैंगलोर सेंट्रल की लोकसभा सीट हार गई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग का जीना हराम हो रखा है। राजीव कुमार अब रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए ऑफिशियली राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दे सकते। ज्ञानेश कुमार अब चुनाव आयोग में हैं, सबसे बड़े सीनियर और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसीलिए वही तय कर रहे हैं हाउ टू हैंडल राहुल गांधी। राजीव कुमार के समय शुरू होकर ज्ञानेश कुमार की लीडरशिप में चुनाव आयोग की इतनी थू-थू हो रही है। ज्ञानेश कुमार की कहानी जरा सुनने समझने लायक है। देश के सबसे क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स में रहे ज्ञानेश कुमार इतना पढ़े, इतनी डिग्रियां हासिल की कि पूछिए मत। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की डिग्री ली, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। उनका पूरा परिवार आईएएस अफसरों, डॉक्टरों से भरा पड़ा है। उनकी बेटी मेधा रूपम भी आईएएस है और हाल ही में दिल्ली से सटे नोएडा की डीएम बनी है। इतना सब करने के बाद ज्ञानेश कुमार ने 1988 में आईएएस की सरकारी नौकरी करने के लिए सिविल सर्विसेज की सबसे कड़ी परीक्षा पास की। 1988 में जब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईएएस बने तो उन्हें केरल कैडर अलॉट हुआ था। ज्यादातर करियर टाइम केरल में बिताया। केरल में पहली पोस्टिंग में अडूर के सब कलेक्टर बने, फिर धीरे धीरे किस्म किस्म के डिपार्टमेंट हेड किए। उन्होंने कई पद ऐसे संभाले जिनका डेजिग्नेशन एमडी था। केरला स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ SC/ST, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट डेवलपमेंट, केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी बने, कोचिन नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर, एर्नाकुलम के कलेक्टर रहने के बाद दिल्ली में केरल सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर भी बने। सेक्रेटरी लेवल पर फाइनेंस से लेकर सिविल सप्लाईज भी संभाले। केरल में बीजेपी सत्ता में नहीं रही। ज्ञानेश का पूरा करियर कांग्रेस और लेफ्ट सरकारों के लिए काम करते हुए बीता। बीजेपी से परिचय तो तब हुआ जब सेंटर में पोस्टिंग होने लगी। हर आईएएस को होम कैडर में बरसों बिताने के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार के पद भी संभालने पड़ते हैं। ज्ञानेश कुमार पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डिफेंस, होम, कोऑपरेटिव के सीनियर पोस्टेड पर पोस्टेड रहे। यही उनका आमना सामना अमित शाह से हुआ। ज्ञानेश कुमार ने 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अमित शाह खोज कर लाए। जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हुई तो उसके बिल बनाने की ड्राफ्टिंग में शामिल भी रहे ज्ञानेश कुमार। जब रिटायर हुए तब अमित शाह वाली कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ज्ञानेश कुमार ने पूरा करियर बिना विवाद के बिताया। कभी सोचा नहीं होगा कि रिटायर होने के बाद उन्होंने इतने चैलेंजिंग टास्क का सामना करना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते, विपक्ष के सामने झुक नहीं सकते। ज्ञानेश कुमार देश के पूर्व आईएएस अफसर हैं। रिटायरमेंट जॉब में उन्हें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद मिला। 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त बने। 15 मार्च को सीईसी का प्रमोशन मिला और अगले दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के डेट भी अनाउंस कर दी थी।
देश की नई व्यवस्था के मुताबिक अब 3 लोगों की कमेटी चुनाव आयोग की नियुक्ति करती है। पहले चीफ जस्टिस कमेटी में होते थे। सरकार ने सीजेआई को हटाकर पीएम मोदी, एक कैबिनेट मंत्री, कोर्ट से अमित शाह और विपक्ष के नेता कोटे से राहुल गांधी की कमेटी बनाई। कमेटी में सरकार का पलड़ा 2-1 से भारी रहता है। जिस कमेटी ने ज्ञानेश कुमार को चुना उसमें राहुल गांधी भी ऑफिशियली शामिल थे। जब मीटिंग में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया जा रहा था, उसमें राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन उन्होंने नियुक्ति का विरोध किया था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो कानून बनाया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना किया था, लेकिन केस चल रहा था। राहुल ने इसी आधार पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का विरोध किया था। हालांकि सरकार परंपरा के हिसाब से चली। सीईसी के रिटायरमेंट के बाद सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को सीईसी बनाया गया, लेकिन सब कुछ नए कानून के हिसाब से सेट हुआ। राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश की राजनीति में सनसनी मचाई हुई है। राहुल को लड़ना है बीजेपी से। लड़ाई पहुंच गई चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी। चुनाव आयोग कह रहा है कि या तो एफिडेविट लिख कर दीजिए या माफी मांगिए। राहुल गांधी एफिडेविट देने वाले कहां हैं, माफी मांगने वाले कहां हैं? राहुल गांधी की चुनाव आयोग से लंबी लड़ाई चलने वाली है। ज्ञानेश कुमार का रिटायरमेंट 2029 में है। हो सकता है 2029 का लोकसभा चुनाव ना कराएं, लेकिन पूरी तैयारी कराकर रिटायर होंगे। उससे पहले पूरे कार्यकाल में 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराएंगे। 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव भी ज्ञानेश कुमार को ही कराना है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसकी उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।